लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, सिस्टम ने मुझे नए खिलाड़ी के लिए एक नरक स्तर का मिशन दे दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि जरा सी लापरवाही हुई तो जान का खतरा हो सकता है। यह सुनते ही मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। चलो देखते हैं आखिर यह मिशन कितना नरक जैसा है। इसी दौरान मैं श्रेक अकादमी के मैदान में घूम रहा था। तभी मेरी नजर दाई मुबाई और उसके साथियों पर पड़ी। सभी लोग यात्रा के लिए तैयार खड़े थे और झाओ वूजी दोनों हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था। यह देखकर मुझे मूल कहानी का घटनाक्रम याद आ गया। श्रेक अकादमी शुरू होने के कुछ ही समय बाद ऑस्कर 30वें स्तर पर पहुंच गया था। उसके बाद सभी लोग आत्मा जानवरों का शिकार करने स्टारडॉ जंगल गए थे और इसी शिकार के दौरान तान सांन को उसका सबसे बड़ा अवसर 8 मकड़ी भाले प्राप्त हुआ था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर इस बार तान सांन यह मौका खो देता है तो क्या उसे फिर भी 8 मकड़ी भाले मिल पाएंगे। मुझे चुप देखकर झाओ वूजी ने पूछा, मियानशा क्या आप भी स्टारडॉ जंगल घूमने चलना चाहेंगे। मैं मना करने के लिए सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। नवागंतुक मार्गदर्शन मिशन जारी। मिशन श्रेक अकादमी के छात्रों के साथ मिलकर स्टारडॉ जंगल में 5000 वर्ष से अधिक आयु वाले एक आत्मा जानवर का वध करो। इनाम, जिस आत्मा जानवर का वध किया जाएगा उसका आत्मा छल्ला तुम्हारे अपने आत्मा छल्ले के साथ विलय हो जाएगा। यह देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। यह मिशन तो काफी दिलचस्प है। मिशन में सिर्फ इतना कहा गया था कि 5000 वर्ष से अधिक आयु वाले आत्मा जानवर का वध करना है। तो इसका मतलब अगर मैं 10,000 वर्ष वाला आत्मा जानवर मार दूं तब भी मिशन पूरा माना जाएगा। और इनाम था आत्मा छल्लों का विलय, यानी मेरे आत्मा छल्ले की आयु में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। यह सोचते ही मेरी आंखें और भी चमक उठीं। तो क्या मेरा पहला आत्मा छल्ला ही 10,000 वर्ष का हो सकता है, शायद उससे भी अधिक। उधर झाओ वूजी ने देखा कि मैंने सिर हिला दिया है तो उसने राहत की सांस ली। सच कहूं तो मेरे साथ होने पर उस पर काफी दबाव रहता था। अभी उसने जो पूछा था वह सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था। फिर उसने सबकी तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो चलो सब लोग निकलते हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है चलिए अब चलते हैं। मेरी बात सुनते ही झाओ वूजी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अभी तो मैंने मना किया था, फिर अचानक जाने के लिए कैसे तैयार हो गया। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ शिक्षक झाओ, कोई समस्या है क्या। झाओ वूजी ने तुरंत जवाब दिया, न नहीं कोई समस्या नहीं, चलिए अभी निकलते हैं। भीड़ में निंग रोंगरोंग यह देखकर अपने हाथ से मुंह ढककर हंसी रोकने लगी। यहां तक कि झू झूछिंग की आंखों में भी मुस्कान की हल्की लहर दौड़ गई और उसके होठों के किनारे अनजाने में ऊपर उठ गए। सबके मन में एक ही बात थी, सिर्फ मियानशा के सामने ही अचर राजा कहलाने वाले शिक्षक झाओ वूजी सचमुच बिल्कुल हिल नहीं पाते। स्टारडॉ जंगल बालाक राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित था और सोतो शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। झाओ वूजी के अनुमान के अनुसार ऑस्कर की सहायता होने के बावजूद भी वहां पहुंचने में लगभग एक दिन लगना था, क्योंकि अधिकांश लोग अभी केवल ग्रेट स्पिरिट मास्टर स्तर पर थे। लेकिन हमने केवल आधे दिन में ही 400 ली से अधिक दूरी तय कर ली और इसका पूरा श्रेय मुझे जाता था। जो भी थक जाता मैं उसे सीधे उठा लेता। यह देखकर झाओ वूजी की आंखों में भी आंसू आने वाले थे। उसे यह तरीका सचमुच बहुत निर्दयी लग रहा था। कुछ देर बाद झाओ वूजी ने कहा, मियानशा आगे एक छोटा कस्बा है, क्यों न पहले वहीं थोड़ा आराम कर लें और कुछ जरूरी सामान भी खरीद लें। यह सुनते ही ऑस्कर और निंग रोंगरों की आंखों में कृतज्ञता भर गई। इस पल उन्हें पहली बार लगा कि झाओ वूजी कितना दयालु इंसान है। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे पता है कि सब लोग अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। मिशन पूरा करने की इतनी भी जल्दी नहीं कि थोड़ी देर आराम न किया जाए। मेरी अनुमति मिलते ही झाओ वूजी ऊंची आवाज में बोला, सबने सुन लिया, जिसे जो चाहिए जाकर ले आओ। ठीक 1 घंटे बाद यहीं वापस इकट्ठा होना। कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर निकल आए। अगर पहले की बात होती तो झाओ वूजी निश्चित रूप से एक रात रुकता। आखिर स्टारडॉ जंगल कोई साधारण शिकार वाला जंगल नहीं था। यहां तक कि स्पिरिट सेज को भी बेहद सावधानी से चलना पड़ता था। किसी भी समय कई 10,000 वर्ष पुराना आत्मा जानवर सामने आ सकता था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। मेरे जैसे शक्तिशाली थंडर सम्राट मियानशा के रहते स्टारडॉ जंगल किसी के अपने पिछवाड़े के बगीचे से कम नहीं था। निंग रोंगरोंग और बाकी सभी ने राहत की सांस ली और तुरंत बोले, हमें याद है, हम 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएंगे। अब झू झूछिंग और बाकी लोगों को भी समझ आ गया था कि निंग रोंगरोंग मुझे छिपकर महादानव क्यों कहती है। तभी झाओ वूजी ने मेरी तरफ देखकर सावधानी से पूछा, मियानशा और आप। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम लोग अपना काम करो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं सड़क किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय स्टारडॉ जंगल के बाहर शाओ वू ने जटिल भावों के साथ कहा, शाओ सान यही स्टारडुओ ग्रेट फॉरेस्ट है।
हम यहाँ पहुंच गए हैं। दो एयरमिंग जल्द ही हमें लेने आ जाएगा। जब तक हम जंगल के केंद्र में रहेंगे कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि छिन श्याओ भी नहीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह दोबारा अपने घर लौटेगी। तांग सान ने शाओ वू का हाथ पकड़कर गंभीरता से कहा, शाओ वू चिंता मत करो। आज के बाद मैं सिर्फ सोल रिंग के लिए जरूरी सोल बीस्ट का ही शिकार करूंगा। किसी भी निर्दोष सोल बीस्ट को कभी नहीं मारूंगा। शाओ वू ने मजबूरी भरी मुस्कान दी। आखिरकार मारना तो फिर भी पड़ेगा। वह कुछ नहीं बोली। फिर उसने तांग सान का हाथ पकड़कर कहा, चलो इस जंगल में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। जब मैंने आंखें खोली तो झाओ वूजी, निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग वापस आ चुके थे। झाओ वूजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वे तीनों बदमाश पता नहीं कहां चले गए। यह सुनकर मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया। मैंने शांत स्वर में कहा, जाकर शराब खाने में ढूंढो। झाओ वूजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर गुस्से से बोले, अच्छा, हम यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और वे मौजमस्ती करने शराब खाने पहुंच गए। जब मिलेंगे तो उनकी अच्छी खबर लूंगा। इतना कहकर वह तेजी से वहां से निकल गए। उनके जाते ही निंग रोंगरोंग ने उत्सुकता से पूछा, महादानव आपको कैसे पता कि वे शराब खाने में हैं? यहां तक कि जू जुकिंग ने भी ध्यान से मेरी ओर देखा। क्या मेरे पास कोई खास पीछा करने की क्षमता थी? दोनों यही सोच रही थीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और केवल 2 शब्द बोले, अंदाजा। यह सुनकर निंग रोंगरोंग ने होंठ सिकोड़ लिए। उसे मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने और कुछ नहीं कहा और सीधे कस्बे के अंदर चला गया। निंग रोंगरोंग तुरंत बोली, चलो इनके पीछे चलते हैं। जू जुकिंग ने एक पल सोचा, फिर वह भी जल्दी से हमारे पीछे चल पड़ी। दूसरी ओर कस्बे के एक शराबखाने में दाई मुबाई, ऑस्कर और मां होंगजुन तीनों की बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी। उनके चेहरे सूज गए थे और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। ऑस्कर ने नाराज होकर कहा, हम तो सिर्फ श्रेक अकादमी के विद्यार्थी हैं। आप एक सोल किंग होकर और वह भी छांगहुई अकादमी के शिक्षक होकर हम जैसे जूनियरों के मामले में दखल दे रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जिसकी पीठ पर विशाल कछुए का कवच था। उसके पैरों के नीचे 5 सोल रिंग चमक रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बेहद शक्तिशाली था। मां होंगजुन ने तिरस्कार से कहा, छोटे ऑस्कर, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। इसने हमला करते समय ही अपनी इज्जत जमीन पर फेंक दी थी। कछुए के कवच वाला बूढ़ा हंस पड़ा। अच्छा, तुम लोगों की जुबान तो काफी तेज है। चूंकि तुम लोग किसी अकादमी से हो तो तुम्हारे साथ कोई शिक्षक भी होगा। वह कहाँ है? मां होंगजुन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर हमारे शिक्षक झाओ को पता चल गया कि तुम हमें यहां तंग कर रहे हो तो वह तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। खुशकिस्मत हो कि वह अभी यहां नहीं है। बूढ़ा जोर से हंसा। दिलचस्प, सचमुच बहुत दिलचस्प। इतना कहकर वह एक एक कदम आगे बढ़ने लगा और उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। तुम्हारे शिक्षक मेरी टांग तोड़ पाएंगे या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ पाया तो आज से मेरा नाम ये जीचिऊ नहीं रहेगा। यह सुनते ही मां होंगजुन के चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी बड़ी ताकत के सामने वह केवल जुबानी बहादुरी ही दिखा सकता था। दाई मुबाई मन ही मन अपने इस मूर्ख साथी पर झुंझला उठा। उसी समय ऑस्कर की नजर अचानक भीड़ में खड़े एक परिचित युवक पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। बॉस दाई, जल्दी देखिए, क्या वह लेडी महाराज नहीं है? दाई मुबाई ने तुरंत उसकी नजर का पीछा किया। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दोनों हाथ बांधे तमाशा देख रहा वह खूबसूरत नौजवान और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे उनकी मदद करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दाई मुबाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी मिली जीवन रक्षक नाव भी डूब गई। मां होंगजुन ने भी मुझे देख लिया और जोर से चिल्लाया, महाराज, हम यहां हैं। यह कहते हुए वह लगातार मेरी ओर हाथ हिलाने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आखिर मैं बिना किसी वजह के उनकी मदद क्यों करता? जो कुछ उनके साथ हो रहा था वह उनकी अपनी हरकतों का नतीजा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, सिस्टम ने कोई मिशन भी जारी नहीं किया था। मां होंगजुन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी पुकार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन उसकी इस हरकत ने ये जीचिऊ का ध्यान मेरी ओर खींच लिया। वह चौंककर बोला, क्या यहां कोई टाइटल डुलुओ भी मौजूद है? उसने तुरंत मेरी ओर देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। लड़के, अगर झूठ बोलना ही था तो कम से कम किसी उम्रदराज आदमी की ओर इशारा करते। यह लड़का तुम लोगों से बस कुछ साल ही बड़ा है और तुम इसे महाराज कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। हंस हंस कर मेरा पेट दुखने लगा। हंसते हंसते वह मेरी ओर देखकर बोला, अरे लड़के, जरा तुम ही बता दो, क्या तुम वही महाराज हो? उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि दाई मुबाई, ऑस्कर और मां होंगजुन तीनों उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी मरे हुए इंसान को देख रहे हों। उसकी हरकत ने यह साबित कर दिया था कि
जो मौत को बुलाता है उसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें यह सब बहुत मजेदार लग रहा है? उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, क्या यह पूछने वाली बात है? बिल्कुल मजेदार। लेकिन मजेदार शब्द पूरा होने से पहले ही उसकी आवाज अचानक रुक गई। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला कसकर पकड़ लिया हो। अगले ही पल उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। चेहरा बैंगनी पड़ने लगा। वह सांस लेने के लिए बुरी तरह तड़पने लगा। ये जीचू के पीछे खड़े छात्र यह सब देखकर पूरी तरह घबरा गए। यह यह क्या हो रहा है? शिक्षक को आखिर हुआ क्या है? क्या उनकी कोई पुरानी बीमारी अचानक फिर से उभर आई? उसी समय मेरे पीछे से झाओ वूजी की आवाज सुनाई दी, महाराज, यह मामला मुझे संभालने दीजिए। आखिर गलती दाई मुबाई और बाकी तीनों ने ही की है। निश्चिंत रहिए, मैं आपको ऐसा परिणाम दूंगा जिससे आप संतुष्ट होंगे। मैंने पीछे मुड़कर झाओ वूजी की ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। झाओ वूजी तुरंत बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़े। उन्हें देखकर दाई मुबाई, ऑस्कर और मां होंगजुन के चेहरे खुशी से खिल उठे। आखिरकार उनका असली सहारा आ गया था। उधर ये जीचू भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसने झाओ वूजी की ओर देखकर पूछा, ये लोग तुम्हें शिक्षक कहते हैं? अभी जो मेरे साथ हुआ, क्या वह तुम्हारी चाल थी? उसे पूरा विश्वास था कि यही सच है। लेकिन झाओ वूजी ने बिना एक शब्द बोले धड़ाक एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। साथ ही गुस्से में गरज उठे, चाल तेरे बाप की। उस एक थप्पड़ से ये जीचू कई बार घूमता हुआ जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। लेकिन झाओ वूजी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर उसे लगातार लातें मारनी शुरू कर दी। तेरी इतनी हिम्मत कि महाराज पर शक करे? क्या तू उनके बारे में सवाल पूछने के लायक भी है? ये जीचू ने तुरंत अपना मार्शल स्पिरिट सक्रिय कर लिया। लेकिन फिर भी वह झाओ वूजी की बेरहम पिटाई का जरा भी सामना नहीं कर सका। वह केवल दर्द से लगातार चीखता ही रह गया। छांगहुई अकादमी के सभी विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। यह कैसे हो सकता है? एक सोल किंग अपना मार्शल स्पिरिट इस्तेमाल करने के बाद भी जमीन पर दबाकर पीटा जा रहा है। क्या हम सपना देख रहे हैं? यहां तक कि ऑस्कर और बाकी लोग भी हैरान रह गए। आज शिक्षक झाओ वूजी पहले से कहीं ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे थे। उसी समय स्टार डुओ ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर तांग सान अचानक रुक गया। शाओ वू, जरा रुको। शाओ वू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ शाओ सान? तांग सान की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। लगता है मैं अब ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। शाओ वू चौंक गई। इतनी जल्दी? सामान्य परिस्थितियों में तो तुम्हें अभी 10-15 दिन और लगने चाहिए थे। तांग सान कड़वी मुस्कान के साथ बोला, शायद पिछले कुछ दिनों में जो मानसिक आघात मुझे लगा है उसी की वजह से। असल में यही सच था। जिस दिन से उसने मुझे देखा था उस दिन से उसके मन को लगातार झटके पर झटके लग रहे थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में टाइटल डुओ। ऐसी प्रतिभा किसी भी प्रतिभाशाली इंसान का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए काफी थी। और यह ऐसी ऊंचाई थी जिस तक पहुंचने की कल्पना भी तांग सान नहीं कर सकता था। भले ही उसके पास पिछले जन्म की यादें और अनुभव थे, फिर भी वह खुद को मुझसे बहुत पीछे महसूस कर रहा था। मेरी प्रतिभा सचमुच आसमान छू रही थी। पहले वह सिर्फ मेरी ताकत से ईर्ष्या करता था, लेकिन तांग हाओ के प्रकट होने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे जैसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति उसका दुश्मन बन चुका था। उसने मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन एक ही संकल्प लिया, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे हार नहीं मानूंगा। यह सुनकर शाओ वू ने अनजाने में उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। वह धीरे से बोली, शायद हालात इतने भी बुरे नहीं होंगे। लेकिन तांग सान ने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया, एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से हराकर रहूंगा।